हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्ट एकेडमी में। इस वीडियो में चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और इसका हम ये पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इस पहले 4 चैप्टर हम स्पेक्ट्रम से जो मॉडर्न इंडस्ट्री के डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए स्पेशल ये प्रिपेयर्ड ये लेक्चर सीरीज है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। तो इसमें हम 5th चैप्टर इसका डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो दी ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री, तो थोड़ा सा ब्रिटिश की इंपीरियल हिस्ट्री को जान लेते हैं। तो ब्रिटिश शाही इतिहास, तो देखिए अगर हम इंटायर इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन के संपूर्ण अगर हम शाही इतिहास की बात करें, तो इसको हम जो है 2 चरणों में जो है विभाजित कर सकते हैं। पहला जो इनका अंपायर था, पहला जो इनका साम्राज्य था, ये स्ट्रेच करता था अक्रॉस द अटलांटिक टुवर्ड्स द अमेरिका एंड द वेस्ट इंडीज। तो पहला जो इनका साम्राज्य था, ये अटलांटिक के पार अमेरिका और वेस्ट इंडीज की ओर जो है इनका जो ये फैला हुआ था। और दूसरे अंपायर की अगर हम जो है इनकी बात करें, तो ये जो है पेरिस की शांति 1783 के आसपास जो है ये साम्राज्य बनना जो है शुरू हुआ। और ये जो आपके पूर्व की ओर जो है एशिया और अफ्रीका की तरफ जो है, ये देखिए यहाँ पर स्विमिंग बोला गया है, झूठ रहा था, यानी कि इस तरफ ये जो है फैल रहा था एशिया और अफ्रीका की तरफ। वो देखिए अगर इंपीरियल हिस्ट्री जो शाही जो इतिहास है ब्रिटेन का, अगर हम इसकी बात करें, तो शाही जो इतिहास है, इंपीरियल जो हिस्ट्री है ब्रिटेन की, ये जो है इनकी जैसे ही इन्होंने आयरलैंड के ऊपर जो है विजय प्राप्त की, आयरलैंड को जो है 16वीं शताब्दी में अपने साथ मिलाया, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, तब से इनका जो है शाही इतिहास जो है शुरू हो जाता है। और इंग्लिश जो है, जो अंग्रेज जो है, तब जो है आपके नए रोमन के रूप में जो है उभरे, न्यू रोमन्स इनको जो है नाम दिया गया। और इनके द्वारा जो है दुनिया भर में जो तथाकथित जो पिछड़ी जो जातियां हैं, उनको सभ्य बनाने का जो है इन्होंने जो है अपने ये जो है क्लेम किया कि हम जो भी अनसिविलाइज्ड जो सेक्शंस हैं, जो असभ्य जो समाज है, उसको हम जो है सिविलाइज्ड बनाने के लिए आए हैं। अब देखिए एक बहुत ही बड़ा डिबेट जो है हिस्ट्री में रहता है, इतिहास में रहता है, कि जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट था भारत का, ये एक्सीडेंशियल था या इंटेंशियल था, क्या ब्रिटिश विजय आकस्मिक थी या जानबूझकर थी। इसके ऊपर देखिए काफी डिबेट होता है। तो हिस्टोरियन जो है इसके ऊपर डिबेट करते हैं। तो इतिहासकार देखिए इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या जो है जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट जो था इंडिया का, भारत पर जो ब्रिटिश विजय थी, क्या वो आपकी एक्सीडेंशियल थी, आकस्मिक थी, या इंटेंशियल थी, या जानबूझ के की गई थी। तो इसमें देखिए एक इतिहासकार है आपके जॉन सिली। तो जॉन सिली देखिए उस ग्रुप का लीड करते हैं, उस समूह का नेतृत्व करते हैं जो कहता है कि भारत पर जो है ब्रिटिश की विजय जो है आंख बंद करके, यानी कि ब्लाइंडली हो गई थी, आंख बंद करके ये इन्होंने ये कर लिया था, अनजाने में इनसे ये हो गया था, ये आकस्मिकली ये हो गया था। और ये जो है फिट ऑफ अपसेंट माइंड नेस था, अनुपस्थित मानसिकता के साथ ये जो है हो गया था, यानी कि अनइंटेंशनली जो है इनसे इन्होंने जो भारत के ऊपर जो है साम्राज्य जो है स्थापित कर दिया था। और कुछ ग्रुप ये भी बोलता है कि अंग्रेज जो है एक बड़े और शक्तिशाली जो राज्य की स्थापना करने के लिए जो है भारत आए थे। इनकी क्लियर इंटेंशन थी, इनका साफ इरादा था कि भारत में एक हमने लार्ज और पावरफुल साम्राज्य को, एक बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य का को जो हमने यहाँ पर गठन करना है। और इस प्लान को कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, बिट बाई बिट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके इस प्लान को जो है इन्होंने जो कवर किया। जैसे सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, उसके बाद उनको फोर्टिफाइड किया, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन्होंने दीवानी राइट्स लिए। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, और बाद में संपूर्ण भारत में इन्होंने जो अपना साम्राज्य जो है सेटअप कर लिया। तो देखिए जो इनॉर्मस जो प्रॉफिट था फ्रॉम द ट्रेड इन ईस्ट, पूर्व में विशेष रूप से भारत में व्यापार से होने वाले जो भारी जो मुनाफा था, उसने जो है अन्य यूरोपीय लोगों की तरह जो है अंग्रेजी जो आपके व्यापारी थे, ब्रिटिशर जो व्यापारी थे, उनको भी जो यहाँ पर अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। और डिजायर फॉर क्विक प्रॉफिट्स, और देखिए कोई भी व्यापारी होता है उसकी एक डिजायर रहती है क्विक प्रॉफिट्स की। तो एकदम से लाभ की इच्छा, और पर्सनल एम्बिशंस भी देखिए इंडिविजुअल्स की रहती हैं, इनकी व्यक्तियों की, इनकी उस दौरान भी व्यक्तिगत जो है महत्वाकांक्षाएं थी। और देखिए जो लोभ था, और यूरोप में जो राजनीतिक विकास हो रहा था, उसके प्रभाव में जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे, कुछ ऐसे कारक भी थे, जिनकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अपना राजनीतिक दबका जो है बढ़ाया, अपना पॉलिटिकल जो क्लाउड था, जो राजनीतिक दबका था, उसको जो है भारत में इन्होंने बढ़ाया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया। तो भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई। तो देखिए इन द मिड 18th सेंचुरी इंडिया, तो जो माध्यमिक 18वीं सदी के मध्य में जो भारत था, वेरियस जो हिस्टोरिकल फोर्सेज थी, ये जो है यहाँ पर कार्य कर रही थी, भारत में विभिन्न ऐतिहासिक ताकतें क्या कर रही थी, उसमें जो काम कर रही थी, जिसके कंज्यूमेंट क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, देश में एक
नई देश जो हमारा है नई दिशा की तरफ जो है बढ़ रहा था। तो देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में देखिए बहुत सारी जो अलग-अलग जो पावर्स हैं, ऐतिहासिक ताकतें हैं, वो क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी, अपना-अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रही थी। उसके परिणामस्वरूप क्या हुआ कि भारत में जो राजनीति है या जो भारत का इतिहास है, वो एक जो है नई डायरेक्शन की तरफ से बढ़ रहा था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो 1740 का जो वर्ष था, इसमें इसमें जो है जिसमें एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है सुप्रीमेसी के लिए शुरू हुआ, यहाँ से जो है ये मानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स का जो आपका जो काल है, इसको ये जो शुरुआत मानते हैं। तो इस दौरान क्या हुआ, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध के मद्देनजर भारत में वर्चस्व के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष भी शुरू हो गया था। और कुछ इतिहासकार 1757 को मानते हैं जब इनके द्वारा बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब को जो जब अंग्रेजों ने प्लासी में बंगाल के नवाब को हराया, तो इस 1757 के वर्ष को भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से अंग्रेजी हुकूमत की जो है भारत में शुरुआत हुई। एंड स्टिल अदर्स रिगार्ड 1761 द ईयर ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए फिर भी कुछ अन्य इतिहासकार जो 1761 को जो पानीपत की तीसरी लड़ाई का वर्ष था, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1761 में अहमसा अब्दाली या अहमसा दुरानी और मराठाओं के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। पहला युद्ध जो 1526 में हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में जो है मराठा और अहमसा अब्दाली के बीच में। आपके फिंगर टिप्स में ये चीजें होनी चाहिए। तो स्टिल जो है अदर क्या करते हैं, रिगार्ड करते हैं 1761 को, जब तीसरा युद्ध जो है पानीपत का हुआ, जब मराठाओं को जो डिफीट कर दिया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो इस दौरान क्या हुआ कि मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने जो है पराजित किया। तो भारतीय इतिहास की इस चरण की जो है शुरुआत जो है कुछ एक मानते हैं कि यहाँ से भी ब्रिटिशर्स की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई। और देखिए हाउ एवर ऑल सच क्रॉनिकल लैंडमार्क, फिर भी इतिहास के फिर भी हालांकि ऐसे सभी however all such chronological landmarks are somewhat arbitrary because of the political transformation which began around that time took about 80 years to complete। तो फिर भी देखिए हालांकि ऐसे सभी जो आपके क्रोनोलॉजिकल जो रिमार्क्स थे, जो कालानुम्र के जो मील के पत्थर थे, कुछ हद तक मनमाने थे वो, क्योंकि उसमें के आसपास से शुरू हुए राजनीतिक परिवर्तन को पूरा होने में लगभग जो है 80 साल लगे। यानी कि इस दौरान जो राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे थे, इन सबको कंप्लीट होने में जो 80 वर्ष लगे। और ब्रिटिशर्स देखिए 1757 भले ही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से एक लैंडमार्क ये जो है ऐतिहासिक था कि इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन फिर भी इनके द्वारा देखिए 1613 में देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में भारत में स्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद लगभग इनको जो है यहाँ से भी 150 वर्ष लग गए भारत में दीवानी राइट लेने में, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर तक। उसके बाद लगभग जो है इन्होंने 200 साल और राज किया। तो एक बहुत लंबा ये जो है टाइम पीरियड था। अब देखिए कॉजेज क्या क्या थे ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया के। तो भारत में ब्रिटिशर्स की सक्सेस के कामयाबी के क्या क्या कारण थे, तो ये हम देखिए जब हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में या अदर यूरोपियन पावर्स के मुकाबले इंग्लिश ही क्यों सक्सेसफुल हुए, तो वही सारी चीजें इसमें भी है कि इनके पास क्या थे, सुपीरियर आर्म्स थे, मिलिट्री थे और स्ट्रेटेजी थी। यानी कि इनके जो आर्म्स थे, जो इनके जो हथियार थे और इनकी जो सेना थी और इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो काफी ज्यादा सुपीरियर थी। बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन था इनका, जो मिलिट्री का जो अनुशासन था, सेना का अनुशासन था, वो काफी अच्छा था और रेगुलर सैलरी जो देते थे। ब्रिलियंट लीडरशिप और सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स भी थे। देखिए तो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर्स इनके पास क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टोन, मुनरो, मार्क्वेस ऑफ डलहौजी, ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ लीडर्स। इसके साथ साथ सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी इनके पास थी, सर एयरकुटे, लॉर्ड लेक, आर्थर बेल्सली। इनके द्वारा देखिए फॉट किया था नॉट फॉर द लीडर्स बट फॉर द कॉज एंड ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, यानी कि अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए जो है लड़ाई कर रहे थे भारत। इसके साथ साथ देखिए इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड था और इसके साथ साथ एक राष्ट्रवाद की भावना भी जो इनके अंदर जो है शुरू से थी। अब हम देखिए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। तो बंगाल पर ब्रिटिशर्स की विजय। तो बंगाल ऑन दी ईव ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट। तो देखिए बंगाल जो है रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल अंपायर का। तो मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत जो है बंगाल था, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो देखिए उस दौरान बंगाल में जो है बांग्लादेश भी था। तो ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। तो ये देखिए जो बांग्लादेश है और ये हमारा वेस्ट बंगाल है, उस दौरान ये एक ही था और बंगाल के नाम से जो है इसको जो जाना जाता था। बांग्लादेश लिबरेशन बार आपको पता है 1971 हुआ, तो बांग्लादेश अलग कंट्री बनी थी। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश उस दौरान एक ही था। तो बाद में बंगाल का विभाजन करके यहाँ पर ईस्ट बंगाल और यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो बना दिया गया था। देखिए बंगाल क्या था, सबसे अमीर जो है प्रांत जो था मुगल अंपायर का, और इसमें प्रेजेंट जो बांग्लादेश भी था। और इनके जो नवाब थे, इनके पास जो है इस क्षेत्र का जो अधिकार था, सीधी बात है नवाब के पास ये अधिकार होगा। और इसमें जो प्रेजेंट डे जो स्टेट जो रहती है बिहार और उड़ीसा भी जो इसमें शामिल थी। और जो देखिए निर्यात जो होता था बंगाल से, ये जो है आपके यहाँ से जो है यूरोप को जो है काफी ज्यादा जो निर्यात होता था, जिसमें आपके रॉ मटेरियल्स थे, कच्चे उत्पाद थे, जैसे कि सॉल्ट पेट्रे थे, फिर राइस हो गया, चावल, इंडिको नील, पेपर, काली मिर्च, शुगर, जो चीनी होती है, सिल्क दैट इज रेशम, फिर कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र यहाँ से निर्यात होते थे। और इसके साथ हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प भी यहाँ से जो है यूरोपियन कंट्रीज को जो है निर्यात किए जाते थे।
और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइटल कमर्शियल इंटरेस्ट थे इन ट्रेडिंग बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में व्यापार के जो है महत्वपूर्ण जो है इनके जो है क्या थे, कमर्शियल इंटरेस्ट थे, व्यवसायिक जो है इनके हित थे। एज नियरली 60% ऑफ द ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम एशिया कंसिस्ट ऑफ गुड्स फॉर बंगाल, क्योंकि एशिया से ब्रिटिश आयात का लगभग 60% बंगाल से माल शामिल था। तो देखिए उस दौरान की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर जो इंपोर्ट करते थे या ब्रिटेन में जो इंपोर्ट होता था एशिया से, तो एशिया से होने वाले इंपोर्ट का 60% जो है बंगाल से ही जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रेडिंग सेंटर उस दौरान क्या था, बंगाल था। तो ड्यूरिंग द 1660 रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रिटिश विद बंगाल कंटिन्यू टू मैन द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन बालासोर, हुगली, कासिमजार, पटना एंड ढाका। तो 1630 के दशक के दौरान क्या हुआ, अंग्रेजों का बंगाल के साथ नियमित संपर्क जारी रहा और इनके द्वारा बालासोर, हुगली, कासिमजार, पटना और ढाका में कारखाने स्थापित किए गए। और बाय 1690 द फाउंडेशन ऑफ कोलकाता बाय इंग्लिश कंपनी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश कमर्शियल सेटलमेंट इन इंडिया। तो 1690 के दशक में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो है कोलकाता में जो अपनी जो एक स्थापना की गई और एक वाणिज्यिक निपटान की प्रक्रिया को यहाँ पर जो इन्होंने जो पूरा किया। कंपनी के द्वारा देखिए 3000 रुपए जो है मुगल एम्पर को जो है हर साल जो है दिए जाते थे, जिसके बदले उनको जो है फ्री ट्रेड जो है बंगाल में जो है मिलता था। यानी कि मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 3000 रुपए भुगतान करने पर इन्हें जो है बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की जो अनुमति मिल गई थी। इन कॉन्ट्रास्ट कंपनीज एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल वर वर्थ मोर देन 50,000 या लगभग 5 लाख रुपीज आप बोल सकते हैं। तो इसके विपरीत बंगाल से कंपनी का निर्यात लगभग 50,000 यूरो या 5 लाख रुपए जो है हर साल जो है रहता था। तो देखिए इतना बड़ा था, सिर्फ 3000 रुपए देने हैं, 5 लाख आप जो है काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा यहाँ से जो है इनको जो है ट्रेड करने में था, व्यापार करने में था। अब देखिए 1700 में क्या होता है, जो मुर्शिद कुली खान होते हैं बिकम दीवान ऑफ दी बंगाल एंड रूल टिल हिज डेथ इन 1727। तो 1700 में मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान बनते हैं और 1727 में अपनी मृत्यु तक जो शासन करते हैं। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ सलाउद्दीन हु रूल्ड टिल 1739। और उनके दामाद जो सुजाउद्दीन जो होते हैं ये उनके बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, जो कि 1739 तक जो शासन करते हैं। आफ्टर दैट फॉर ईयर 1739 टू 40 सरफराज खान एन इनकेपेबल सन ऑफ द मुर्शिद कुली खान बिकम द रूलर, ही वाज किल्ड बाय द अलीवर्दी खान। तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान के बाद जो क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान का जो अयोग्य जो पुत्र होता है आपका सरफराज खान, तो सरफराज जो है आपका आपका जो है राजा बनता है और सरफराज खान को कौन मार देता है, फिर आपके अलीवर्दी खान जो है सरफराज खान की जो हत्या कर देते हैं और खुद जो है ये क्या बन जाते हैं, फिर आपके दीवान जो है बंगाल के बन जाते हैं। कौन बन गया वो हमारे पास, अलीवर्दी खान। अब देखिए अलीवर्दी खान जो है रूल करते हैं 1756 तक और स्टॉप कर देते हैं पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द मुगल एम्परर। तो बहुत महत्वपूर्ण ये घटना हो जाती है। अलीवर्दी खान 1756 तक जो है शासन करते हैं और मुगलों बादशाहों को जो ये ट्रिब्यूट्स देते, जो पैसा या नजराना देते थे, उसे ही देना जो है बंद कर देते थे। अंडर द रूल ऑफ दीज रूलर्स बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। तो इन शासकों के, अलीवर्दी खान जैसे शासकों के शासनकाल में बंगाल ने अभूतपूर्वक प्रगति की। There were other factors too which made Bengal prosper. For instance, the rest of India was disturbed by the inter-border disputes. तो देखिए अन्य कारक भी थे जिन्होंने बंगाल को समृद्ध बनाया था। जैसे उदाहरण के लिए शेष भारत में क्या हो रहा था, अंतर सीमा विवाद चले हुए थे, मराठाओं का इन्वेजन चला हुआ था, मराठाओं का आक्रमण चला हुआ था, जाट रिवोल्ट चले हुए थे, जाटों का विद्रोह चला हुआ था और इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल कुछ एक इन्वेजन थे जिसमें नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली थे। तो इनके द्वारा देखिए नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी जो है बाहरी आक्रमण जो है किए गए थे और अन्य जो राज्य थे उनको जो डिस्टर्ब किया गया था, परेशान किया गया था। रीजन ऑफ बंगाल वाज फॉर्च्यूनेट टू एस्केप दिस चैलेंजेस। लेकिन जो बंगाल का जो क्षेत्र था ये भाग्यशाली था कि वो इन चुनौतियों से बच सका। अब देखिए पॉपुलेशन जो थी कोलकाता की ये जो है 15,000 थी आपके 1706 में और ये बाद में 1 लाख होगी 1750 में। तो देखिए 1706 में यहाँ की जो जनसंख्या थी 15,000 थी, 1750 में 1 लाख होगी और अदर जो यहाँ पर जो सिटीज थी, शहर थे, ढाका जो कि प्रेजेंट बांग्लादेश की कैपिटल, इसके साथ मुर्शिदाबाद ये जो है काफी ज्यादा जो है आबादी वाले क्षेत्र जो बन गए। Almost all the governors of Bengal strongly resented the special privileges enjoyed by the English company as it meant a huge loss to the provincial exchequer। तो बंगाल के लगभग सभी जो गवर्नर थे वो अंग्रेजी कंपनी द्वारा प्राप्त विशेष विशेषाधिकारों का क्या करते थे, कड़ा विरोध करते थे। क्योंकि इससे क्या होता था, जो प्रांतीय जो राजकोष था या बंगाल के नवाब का जो प्रांतीय राजकोष था उसको क्या होता था, भारी घाटा होता था, भारी नुकसान उसको होता था। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्लिश कमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकम द चीफ कॉज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट विद इन टू। तो इसलिए अंग्रेजी वाणिज्य के हितों, कमर्शियल इंटरेस्टों और बंगाल सरकार के बीच मनमुटाव दोनों के बीच संघर्ष का जो है क्या करना मुख्य कारण जो है बना। ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड बिटवीन 1757 to 1765 the power gradually got transferred from the Nawab of the Bengal to within the latter dividing the former। तो ये जो शॉर्ट जो कार्यकाल था आपका पीरियड था 1765 का दौरान, यहाँ से सत्ता धीरे धीरे जो है आपके लोकल रूलर्स या नवाब ऑफ बंगाल से के हाथों से निकलकर जो है ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के हाथों में चली गई। 2 बैटल हुए आपके 1755 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, जिससे जो क्या हुई सत्ता आपके अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अलीवर्दी खान एंड द इंग्लिश। तो in 1741 अलीवर्दी खान, the deputy governor of Bihar, killed the Nawab of Bengal Sarfraz Khan in a battle and certified his own position as the new Subedar of Bengal by paying a large sum of money to the Mughal Emperor Muhammad Shah। तो देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि सरफराज खान किसने मारा था, 1747 में अलीवर्दी खान ने मारा था और अलीवर्दी खान ने खुद को जो है
आपका क्या जो है डिक्लेयर कर दिया था, राजा डिक्लेयर किया था। 1741 में क्या होता है, बिहार के जो उपराज्यपाल थे, ये क्या थे, डिप्टी गवर्नर थे बिहार की उपराज्यपाल थे अलीवर्दी खान। इन्होंने एक युद्ध में बंगाल के नवाब सरफराज खान को क्या कर दिया, मार डाला और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बड़ी धनराशि देकर बंगाल के नए सूबेदार के रूप में अपनी स्थिति प्रमाणित की। ही डाइड इन अप्रैल 1756, तो अलीवर्दी खान की मृत्यु कब होती है, 1756 में जो है होती है। और इसके बाद इनके जो पोते जो होते हैं सिराजुद्दौला, ये जो है आपके ये जो अलीवर्दी खान के जो है यंगेस्ट डॉटर के ये जो है सन होते हैं, ये जो राजा बन जाते हैं। तो अप्रैल 1756 में क्या होता है, अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। और इनके जो पोते जो होते हैं सिराजुद्दौला, ये महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी इन्हीं ने लड़ा था। तो जो इनके जो पोते होते हैं अलीवर्दी खान के सिराजुद्दौला, ये अलीवर्दी खान की सबसे छोटी बेटी के जो बेटे थे, ये इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, ये बंगाल के नवाब बनते हैं। अब चैलेंजेस बिफोर दी सिराजुद्दौला, तो देखिए सिराजुद्दौला जो है यूथ जस्ट इन हिज 20th ईयर्स, सिराज इनहेरिटेड मैनी ट्रबल्स फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। तो अपने 20वीं वर्ष में युवा सिराज को अपने दादा से जो है कई तरह की परेशानियां विकास में जो मिली हुई थी। ही हैड अ राइवल इन हिज कजन द नवाब पुरेना, तो उनके चचेरे भाई पूर्णिया के नवाब शौकत जंग में उनका एक जो है क्या था, प्रतिद्वंदी था। उसके साथ साथ इनकी एक जो है हॉस्टाइल आंटी थी गस्ती बेगम, तो एक शत्रुतापूर्ण इनकी जो चाची थी जिसका नाम था आपका गसीडी बेगम। उसके साथ साथ एक जो है गसीडी बेगम क्या थी, एक चाइल्ड लाइफ जो है विडो थी, एक निसंतान विधवा थी, यानी कि विधवा थी जिसको कोई भी संतान नहीं थी। इसके साथ साथ एक रिबेलियस कमांडर भी था इनकी आर्मी का, मीर जाफर। तो सेना का एक विद्रोही कमांडर भी था जिसका नाम क्या था, मीर जाफर। इसके साथ साथ अलीवर्दी खान, हस्बैंड ऑफ द अलीवर्दी खान सिस्टर, तो अलीवर्दी खान की बहन का पति, एंड एन अलार्म हिंदू सब्जेक्ट पॉपुलेशन, और जो एक चिंतित जो है हिंदू आबादी थी उस दौरान, जो कि राजा रजवाड़े से चिंतित थी मुस्लिम राजाओं से। तो इस तरह से सारी चीजें मिली। मीर जाफर कौन थे, आप जानना, मीर जाफर जो आपके अलीवर्दी खान के जो इनकी जो सिस्टर थी उसके क्या थे, ये पति थे, यानी कि अलीवर्दी खान के बोल सकते हैं ये सीधे ये जीजा थे, कौन आपके, मीर जाफर। और सिराजुद्दौला कौन थे, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के क्या थे, पोते थे। तो ये जो आपके छोटी उम्र में ही राजा बन गए थे। इसके साथ साथ देर वाज अ डोमिनेंट ग्रुप इन हिज कोर्ट कंप्राइजिंग जगत सेठ, होमी चंद, राय बल्ला, राय दुर्लभ एंड अदर हु वर अपोज्ड टू हिम। तो देखिए जो सिराजुद्दौला है इनके दरबार में एक प्रमुख समूह था जिसमें जगत सेठ, होमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ और अन्य लोग शामिल थे जो कि उनके विरोधी थे। To these internal rivals were added to the threats to Siraj position from every growing commercial activity of the English company। तो इससे क्या हो रहा था, देखिए इन आंतरिक प्रतिद्वंदियों से, इन आंतरिक अपोजिशन से के साथ क्या हो रहा था कि अंग्रेजी कंपनी की जो है लगातार जो वाणिज्यिक जो गतिविधियां थी ये बढ़ रही थी, जिससे सिराज की स्थिति के लिए खतरा पैदा हो गया था। अब देखिए कंपनी क्या कर रही थी, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ा रही थी, तो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, इनकी स्थिति के लिए भी एक खतरा जो इनसे जो है अंग्रेजों से भी बना गया था। तो सिराजुद्दौला के द्वारा देखिए क्या किया गया, ही डिफीटेड शौकत जंग एंड किल्ड हिम इन अ बैटल। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, शौकत जंग को जो है युद्ध में पराजित कर दिया और उसके बाद उनको मार डाला। डाइवर्सिटी गश्ती बेगम ऑफ ट्रेजर्स एंड सिक्योर्ड हर एंड डिसमिस्ड मीर जाफर। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि शौकत जंग को युद्ध में पराजित कर मार डाला, गश्ती बेगम से उनका खजाना छीन लिया और उसे सुरक्षित कर दिया तथा मीर जाफर को इन्होंने क्या कर दिया, जो कि कमांडर थे आर्मी, इनको क्या कर दिया, इन्होंने बर्खास्त कर दिया। अपॉइंटिंग मीर मदन इन हिज प्लेस, और मीर जाफर की जगह किनको इन्होंने अपॉइंट कर दिया, मीर मदन को जो है इनके द्वारा जो नियुक्त कर दिया। कश्मीरी ऑफिशियल मोहनलाल वाज अपॉइंटेड एज ओवरलॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही इज एक्टेड ऑलमोस्ट लाइक अ पीएम। तो एक कश्मीरी अधिकारी थे मोहनलाल को समग्र प्रशासक के रूप में इन्होंने क्या कर दी, नियुक्ति दे दी और उन्होंने लगभग एक प्रधानमंत्री की तरह जो है काम किया। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बैटल की, ये आपने बिल्कुल कान खोल के सुनना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपने मेमोराइज भी करना है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो प्रिल्यूड टू द बैटल, तो बैटल की प्रस्तावना कैसे तैयार हुई, इसका जो ग्राउंड है, आधार ये किस तरह तैयार हुआ। तो देखिए जो ऑफिशियल जो थे कंपनी के, ये मेड रैम्पेंट मिसयूज ऑफ स्टेट प्रिविलेजेस दैट एडवर्सली अफेक्टेड इन माय फाइनेंसेस। तो कंपनी के उत्तराधिकारियों ने उसके व्यापार में जो उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे कंपनी को, उनका बड़े पैमाने पर क्या कर रहे थे, ये मिसयूज कर रहे थे, बड़े पैमाने पर उनका क्या कर रहे थे, ये दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब की जो ट्रेजरी थी, नवाब का जो राजकोष था, उसके ऊपर जो है क्या पड़ रहा था, एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। द इंग्लिश फोर्टिफाइड कोलकाता विदाउट द नवाब परमिशन, और एक चीज जो क्या की अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता की जो है किलेबंदी कर दी। Company further tried to mislead him and compound their sin by giving asylum to the political figure Krishna Das, son of Rajballa, who had fled with immense treaties against the Nawab's bill। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उन्हें और भी गुमराह करने की कोशिश की, मिसलीड करने की कोशिश की नवाब को। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो राजनीतिक भगोड़े थे, पॉलिटिकल एक फ्यूगिटिव थे राजा के, उनका नाम था राजबल्लभ। तो राजबल्लभ के बेटे पॉलिटिकल जो फ्यूगिटिव थे कृष्णदास, जो कि राजबल्लभ के जो बेटे थे, इनको इन्होंने क्या कर दी, शरण दे दी, जिसे और इसे जो इन्होंने क्या किया, अपने पाप को और भी बढ़ा दिया, जो नवाब की इच्छा के विरुद्ध जो है अपार खजाना लेके भाग रहा था। तो देखिए कृष्णदास जो कि सन था राजबल्लभ का, ये काफी ज्यादा खजाना लेके जो है नवाब की इच्छा के अगेंस्ट जो भाग रहा था, तो इसको किसने शरण दे दी, अंग्रेजों ने शरण दे दी, तो नेचुरली मनमुटाव होना शुरू हो गया था।
कंपनी ऑन स्पॉट सस्पेक्टेड दैट सिराज वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस द स्टेज प्रिविलेज इन कोलिजन विद द फ्रेंच इन बंगाल। तो कंपनी देखिए अपनी ओर से ये संदेह कर रही थी कि जो सिराजुद्दौला है बंगाल के नवाब, ये फ्रांसीसियों के साथ मिलकर जो उनके व्यापारिक विशेषाधिकारों में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। दस व्हेन सिराजुद्दौला अटैक्ड एंड सीज्ड द इंग्लिश फोर्ट एट कोलकाता इट ब्रॉट देयर हॉस्टिलिटी इनटू द ओपन। तो इस बात क्या हुआ कि देखिए सिराजुद्दौला के द्वारा जो है ना इनके कोलकाता के किले के ऊपर जो हमला कर दिया गया, इससे क्या हुआ कि इनकी जो शत्रुता है ये खुलकर सामने आ गई। किस किस के बीच में, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की जो दुश्मनी है खुलकर सामने आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम मेंशन दे सकते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी की। तो बहुत ही बहुप्रचारित आपकी ब्लैक होल एक त्रासदी है जिसका यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता है। सिराजुद्दौला इज बिलीव्ड टू हैव imprisoned 146 इंग्लिश पर्सन्स हु वर lodged in a very tiny room due to which 123 of them dies of suffocation। तो सिराजुद्दौला ने देखिए क्या किया, 140 अंग्रेजी व्यक्तियों को बहुत से छोटे कमरे में क्या कर दिया, कैद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ जिसके कारण 123 की जो है इसमें जो दम घुटने से क्या होगी, आपकी मृत्यु होगी। हाउएवर हिस्टोरियंस आइदर डू नॉट बिलीव दिस स्टोरी और से दैट नंबर ऑफ विक्टिम्स मस्ट बी स्मॉल। तो देखिए इतिहासकार इस कहानी में वैसे विश्वास नहीं करते हैं या बोलते हैं मरने वालों की संख्या जो काफी कम थी। अब दी बैटल, तो युद्ध के बारे में डिस्कस करते हैं। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रांग फोर्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एट कोलकाता फ्रॉम मद्रास स्ट्रेंथन द इंग्लिश पोजीशन इन बंगाल। तो मद्रास से कोलकाता में रॉबर्ट क्लाइव की कमान में क्या हुई, एक मजबूत जो है सेना आई जिससे जिसके आगमन से क्या हुआ, अंग्रेजों की स्थिति जो है क्या होगी, बंगाल में मजबूत होगी। तो क्लाइव के द्वारा फोर्स की गई सेक्टर लाइंस विद द ट्रेटर्स ऑफ हिंदवा, मीर जाफर, राय दुर्लभ जगत सेठ एंड इन्फ्लुएंशियल बैंकर ऑफ बंगाल एंड ओमीचंद। तो क्लाइव ने क्या किया, नवाब के जो गद्दार जो थे, जिसमें मीर जाफर जो कि पुराने कमांडर थे इनकी आर्मी के, फिर उसका राय दुर्लभ, जगत सेठ बंगाल का एक प्रभावशाली जो बैंकर था, और रोमी चंद के साथ जो है क्या कर दिया इन्होंने, एक गुप्त जो है क्या कर दिया, गठबंधन बना दिया। इस डील में क्या हुआ, इस सौदे में क्या हुआ कि मीर जाफर को ये बोला गया कि युद्ध के बाद हम आपको क्या कर देंगे, नवाब बना देंगे, राजा बना देंगे, और उसके बदले जो है आप हमें जो है कंपनी को जो उनकी सेवा के लिए आपको क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। तो ये जो सेक्रेटरी लाइंस थी कंपनी की विद द कॉन्स्पिरेटर फॉर द स्ट्रेंथनिंग इंग्लिश पोजीशन। तो देखिए षड्यंत्रियों के साथ कंपनी के गुप्त गठबंधन ने अंग्रेजी स्थिति को मजबूत किया। इसलिए जब जो है इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी की अपडेट याद रखना 23 जून 1757। तो सो द इंग्लिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 वाज डिसाइडेड बिफोर द बैटल वाज इवन फॉट। तो इसलिए प्लासी की लड़ाई जो कि 23 जून 1757 में हुई, में अंग्रेजों की जीत लड़ाई लड़ने से पहले ही तय हो गई थी। ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द नवाब ऑफिशियल्स, जो 15,000 स्ट्रॉन्ग जो फोर्स थी सिराज की, वाज डिफीटेड बाय द हैंडफुल ऑफ द क्लाइव फोर्सेस। तो इस देखिए नवाब के अपने ही लोगों की धोखेबाजी की वजह से, इस सेक्रेट लाइंस की वजह से, इस गठबंधन की वजह से क्या हुआ, नवाब के अधिकारियों की साजिश के कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला की 50,000 जो सैनिकों की क्या थी, इनकी मजबूत सेना थी, वो क्लाइव की मुट्ठी भर सेना से ही हार गई। सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड मर्डर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ मीर जाफर सन्स मीरन। तो मीर जाफर के बेटे मीरान के आदेश से सिराजुद्दौला को पहले क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, बाद में उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। The Battle of Plassey placed at the disposal of the English vast resources of Bengal. After Plassey, the English virtually monopolized the trade and commercial of Bengal. तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के विशाल संसाधनों को अपने अधीन कर लिया, और प्लासी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर वस्तुतः एक अधिकार जो है कर लिया। अब सिग्निफिकेंस क्या रहती है बैटल प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है। तो एज रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो इस विजय के परिणाम स्वरूप जो की डील हुई थी इनके फोर्स लाइंस में, क्या होता है, मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ही गिव अ लार्ज सम्स ऑफ मनी प्लस द जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू द इंग्लिश। तो ये क्या करते हैं, उन्होंने अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी धनराशि दी, इसके साथ 24 परगनों की इनको जिम्मेदारी भी दे दी कि यहाँ की आपके पास जिम्मेदारी रहेगी, आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बिट बाय बिट सलमी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी, धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया, थोड़े थोड़े अपने अधीन एक्सपेंशन करते रहे, अपने अधीन राज्यों को मिलाते रहे, और बाद में पूरे संपूर्ण भारत में जो है इन्होंने अपने जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया। The Battle of Plassey had political significance for its laid the foundation of British Empire in India। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि प्लासी की लड़ाई का राजनीतिक महत्व था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। The Battle of Plassey laid the foundation of British Empire in India। तो यहाँ से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई। It has been rightly regarded as a starting point of British rule in India। तो हम बोल सकते हैं कि इसे भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभिक बिंदु माना जा सकता है। The battle established the military supremacy of the English in Bengal। तो इस लड़ाई ने क्या किया, बंगाल में अंग्रेजों की सैन्य सर्वोच्चता स्थापित कर दी, और जो मेन जो इनके राइवल थे फ्रेंच, वो ऑस्ट्रिड हो गए, उनके मुख्य प्रतिद्वंदी जो फ्रांसीसी थे इनको बाहर कर दिया गया। The sovereignty of the English over Kolkata was recognized। तो कलकत्ता पर अंग्रेजों की संप्रभुता को मान्यता दे दी गई। एंड द इंग्लिश पोस्टेड रेजिडेंट एट द नवाब कोर्ट। तो अंग्रेजों के द्वारा नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मीर कासिम एंड द ट्रीटी ऑफ 1760। तो मीर जाफर वाज इंक्रीजिंगली इरिटेटेड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव। अब देखिए मीर जाफर क्या बन गए, नए नवाब बन गए बंगाल के। अब सीधी बात है, जो भी नवाब है, हर एक नवाब क्या चाहता है, हर एक राजा क्या चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है। नया जो नवाब बना, जिसको अंग्रेजों ने ही जो है बंगाल का नवाब बनाया, वो देखिए काफी ज्यादा इरिटेटेड हो गया था बाय द इंटरफेरेंस ऑफ बंगाल। वो क्लाइव के हस्तक्षेप से मीर जाफर क्या हो गया, तो बहुत ज्यादा जो है इरिटेटेड हो गए थे, बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, चिन्हने लग गए थे। ही एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी विद डच एट चिंसुसारा। तो इन्होंने क्या किया, नीदरलैंड्स वालों के साथ या
डच के साथ उन्होंने चिंसूरा में जो है इन्होंने चिंसूरा में क्या किया, डचों के साथ एक षड्यंत्र रचा। बट द डच वर डिफीटेड एंड हम्बल्ड बाय द इंग्लिश फोर्सेस एट बेदारा इन नवंबर 1759। लेकिन नवंबर 1759 में क्या हुआ, बेदारा में अंग्रेजी सेना द्वारा डचों को पराजित कर दिया गया। द ट्रेचरी ऑफ मीर जाफर एंड हिज फेलियर टू मेक पेमेंट्स ड्यू टू द कंपनी अनॉयड द इंग्लिश। तो मीर जाफर के विश्वासघात और कंपनी को देय भुगतान करने में उनकी विफलता के कारण अंग्रेजों को क्या कर दिया, उन्होंने जो है नाराज कर लिया। मीनवाइल मीरन द सन ऑफ द जाफर डाइड एंड देयर स्टार्टेड a fight for mastery of Bengal between Mir Qasim, the son-in-law ऑफ मीर जाफर एंड दी मीरन सन। तो क्या होता है कि इस बीच क्या होता है कि मीर जाफर के जो बेटे होते हैं मीरान, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जब उनकी मृत्यु होगी उत्तराधिकारी, तो वही जब उनकी मृत्यु होगी तो उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू होगी। तो उत्तराधिकारी की लड़ाई जो है मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम और मीरान के जो बेटे थे इनके बीच में जो है नवाबशिप के लिए, राजा बनने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। अब देखिए जो वंशी थे न्यू गवर्नर ऑफ कोलकाता एग्री टू सपोर्ट मीर कासिम क्लेम आफ्टर ट्रीटी बिटवीन मीर कासिम एंड द कंपनी वाज साइंड इन 1760। तो 1760 में मीर कासिम और कंपनी के बीच में क्या होती है, एक संधि होती है। उस पे संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जो कलकत्ता के जो नए गवर्नर होते हैं वेंसीट्रट, ये क्या करते हैं, मीर कासिम के दावे का समर्थन करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर जो इनके ट्रीटी के थे 1760 के, उसमें थे मीर कासिम एग्री टू सीड द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुर्दमान, मिदनापुर एंड चिटगांव। तो मीर कासिम कंपनी को बर्दमान, मिदनापुर और चटगांव जिले सौंपने पर जो है सम्मत हो जाते हैं। The company would get the half of the share in the चूनम ट्रेड ऑफ सीलर। तो कंपनी को सिलहट के चूनम जो व्यापार था उसमें आधा हिस्सा मिलेगा। मीर कासिम एग्री टू पे ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यू टू द कंपनी। तो मीर कासिम कंपनी को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाते हैं। मीर कासिम प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीस 5 लाख टुवर्ड्स द फाइनेंसिंग कंपनीज वार एफर्ट्स इन द साउथर्न इंडिया। तो मीर कासिम ने दक्षिणी भारत में कंपनी के युद्धों के प्रयासों के वित्त पोषण के लिए 5 लाख रुपए राशि देने का वादा किया। इट वाज एग्रीड दैट मीर कासिम एनिमीज वर कंपनीज एनिमी एंड हिज फ्रेंड्स द कंपनीज फ्रेंड। तो इस बात पर भी मीर कासिम और कंपनी के बीच सहमति हुई कि जो मीर कासिम के दुश्मन है वो कंपनी के दुश्मन होंगे और जो उनके दोस्त हैं वो कंपनी के दोस्त होंगे। इट वाज एग्रीड दैट टेनेंट्स ऑफ द मास टेरिटरी वुड नॉट बी अलाउड टू सेटल इन द लैंड्स ऑफ द कंपनी एंड वाइस वर्सा। तो इस बात पर भी सहमति हुई कि नवाब क्षेत्र के जो किराएदार होंगे या जो काश्तकार होंगे उनको कंपनी की भूमि पर बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके विपरीत जो कंपनी के जो आपके किराएदार या काश्तकार होंगे उनको नवाब की भूमि में बसने की अनुमति नहीं होगी। अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपनी मीर जाफर डिसाइडेड टू रिजाइन इन फेवर ऑफ मीर कासिम। और कंपनी ने प्रेशर बनाया और मीर जाफर जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और नए नवाब कौन बन गया, अब आपके मीर कासिम बन गए। और मीर जाफर को क्या कर दिया इन्होंने 15 रुपए हर साल जो है सालाना जो 100 पेंशन जो मीर जाफर को लगा दी। स्टेप टेकन बाय मीर कासिम। अब देखिए मीर कासिम जो एक एबलिश नवाब थे अमंग द सक्सेसफुल अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी में मीर कासिम जो सबसे नवाब जो है क्या थे आपके योग्य नवाब थे। आफ्टर एज्यूमिंग पावर मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। तो सत्ता संभालने के बाद मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में जो स्थानांतरित कर दिया। द मूव वाज टेकन टू लॉ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी एट कोलकाता। तो यह कदम जो कलकत्ता में कंपनी से सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए जो उठाया गया था। These other important steps were recognize the bureaucracy be the man of his own choice and remodeling the army to enhance its skill and efficiency। तो देखिए इनके अन्य महत्वपूर्ण कदमों में जो है नौकरशाही को अपने पसंद के लोगों के साथ पुनर्गठित करना और सेना को उनके कौशल और दक्षता को बढ़ाने के लिए फिर से तैयार करना था। नेक्स्ट बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। तो पीरियड ऑफ द बैटल, तो कंपनी ने देखिए सोचा था कि मीर कासिम वुड प्रूव टू बी आइडियल पपेट फॉर देम। तो कंपनी ने सोचा था कि मीर कासिम जो उनके लिए आदर्श कठपुतली जो है साबित होंगे। हाउएवर मीर कासिम लैंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन क्या हुआ कि मीर कासिम ने कंपनी की उम्मीदों पर जो है पानी फेर दिया। राम नारायण दी The deputy governor of Bihar was not responding to the repeated request by the Nawab to submit the accounts of the revenue of Bihar। तो बिहार के उपराज्यपाल राम नारायण नवाब द्वारा बिहार के राजस्व का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बार बार अनुरोध पर भी जो है जवाब नहीं दे रहे थे। तो मीर कासिम कुड नॉट टॉलरेट हिज ओपन डिफेंस ऑफ हिज अथॉरिटी बट राम नारायण वाज सपोर्टेड बाय द इंग्लिश ऑफिशियल दैट पटना। तो देखिए मीर कासिम अपनी सत्ता की इस खुली अवहेलना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखिए मीर कासिम बोल रहे हैं राम नारायण को जो कि डिप्टी गवर्नर थे बिहार के कि आप जो है अपने जो रिवेन्यू है उनका लेखा जोखा दीजिए, बिहार के राजस्व का लेखा जोखा मुझे दीजिए क्योंकि मैं राजा हूं तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो उनकी नहीं सुनते हैं। तो मीर कासिम देखिए अपनी सत्ता की इस खुली अवहेलना को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन राम नारायण को जो है क्या था पटना में जो है जो अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनका समर्थन प्राप्त था। दूसरा एक फैक्टर आता है, बहुत महत्वपूर्ण ये चीजें हैं, ये आपने मेमोराइज करनी है। द मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक और ट्रेड परमिट्स परमिट व्हिच एक्सेप्टेड द गुड्स स्पेसिफाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज बाय द कंपनी ऑफिसर्स आल्सो रिजल्टेड इन द टेंशन बिटवीन द नवाब एंड इंग्लिश। ठीक है, तो कंपनी के जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, कंपनी के दस्तक या जो ट्रेड जो परमिट होता है, व्यापार जो परमिट होता था, एक परमिट होता था जिसमें निर्दिष्ट वस्तुओं को क्या किया जाता था, कुछ गुड्स को क्या था बिना शुल्क के जो है भुगतान से जो छूट दी जाती थी, इनका जो है कंपनी ऑफिसर्स के द्वारा, कंपनी के अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता था, दुरुपयोग किया जाता था, जिसके कारण नवाब और अंग्रेजों के बीच में तनाव पैदा हुआ। The misuse of the दस्तक meant the loss of tax revenue to नवाब। तो दस्तक के दुरुपयोग का मतलब क्या था कि नवाब को कर राजस्व की हानि होगी। It also made the local merchants face unequal competition with the company merchants। तो इससे क्या होगा कि स्थानीय व्यापारियों को कंपनी के व्यापारियों के साथ असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेड परमिट में क्या था, जिन ट्रेड परमिट कंपनियों के पास होता था तो इनका जो सामान जो होता था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, उनको
टैक्स फ्री एक्सेस जो मार्केट्स का दिया जाता था। लेकिन वहीं जो उसका भी मिसयूज करते थे और क्या करते थे, लोकल्स को किसी को ये जो सेल आउट कर देते थे, उससे क्या होता था कि जिनके पास वो परमिट होता था उनको ट्रेड में फायदा मिलता था, जो स्थानीय जो व्यापारी थे उनको उसमें नुकसान हो रहा था। बाय एन इंपीरियल फरमान इंग्लिश कंपनी हैड ऑब्टेन्ड द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग ट्रांजिट ड्यूटी टोल्स। तो देखिए एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी ने क्या किया था, पारगमन बकाया या टूल का भुगतान किए बिना बंगाल में व्यापार करने का अधिकार जो प्राप्त कर लिया था। हाउएवर सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी आल्सो कंप्लेंट द सेम प्रिविलेज फॉर द पैट्रन। लेकिन क्या था कि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के जो आपके मुलाजिम थे, वो अपने निजी व्यापार के लिए भी समान विशेष अधिकारों का दावा करते थे। अब सोचिए आपकी चलो कंपनी को तो दे दिया है, चलो आप कोई भी टूल टैक्स नहीं देंगे, आप कोई भी टैक्स नहीं देंगे, आपको बिना इसके जो आपको ट्रांजिट दी जाएगी, मार्केट सेस दिया जाएगा। लेकिन आपके जो मुलाजिम हैं, आपकी जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो भी अपने लिए अगर इस तरह का दावा करेंगे कि हमें भी जो है ड्यूटी फ्री जो है ना, अपने निजी व्यापार के लिए जो हमें ड्यूटी फ्री जो है ना, आप जो है ट्रेड प्रोवाइड कीजिए, व्यापार प्रोवाइड कीजिए, तो ऐसे में काम कैसे चलना था। तो उस दौरान जो देखिए नवाब की पोजीशन भी ठीक थी कि चलो कंपनी को तो चलो परमिशन ठीक है, लेकिन अब जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो कंपनी के जो मुलाजिम हैं, वो भी जो है अपने लिए इसी तरह की जो है विशेष अधिकारों का दावा करते हैं। इसके साथ-साथ देखिए कंपनी सर्वेंट्स क्या करते थे, आल्सो शोड दस्तक टू द इंडियन मर्चेंट्स फॉर अ कमीशन। और देखिए कंपनी के जो मुलाजिम थे वो कमीशन के बदले भारतीय व्यापारियों को दस्तक भेज देते थे। बिसाइड दे यूज्ड कोर्सी मेथड टू गेट गुड्स एट द चीपर रेट्स व्हिच वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड। इसके साथ-साथ क्या करते थे वो, सस्ते दरों में सामान प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती के तरीकों का जो है इस्तेमाल करते थे। कोर्सी मतलब जबरदस्ती के तरीकों का ये जो प्रयोग कर लेते थे, जो कि शुल्क मुक्त व्यापार की भावना के जो खिलाफ था। द ड्यूटी फ्री ट्रेड सिंपली मीन बाइंग चीप इन एन अदरवाइज कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो देखिए ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या था, शुल्क मुक्त व्यापार का सीधा सार था अन्यथा प्रतिस्पर्धा बाजार में सस्ती खरीदारी करना। मीर कासिम डिसाइड टू अबॉलिश द ड्यूटीज ऑल टुगेदर। तो देखिए मीर कासिम ने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ ये जो जितने भी कर हैं इन सबको मैं समाप्त कर दूंगा। बट द ब्रिटिश प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एंड इंसिस्टेड अपॉन हैविंग अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अगेंस्ट अदर ट्रेडर। लेकिन इसका क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, विरोध किया और अन्य व्यापारियों की तरह तरह तरजीही व्यवहार करने पर जोर दिया। अब देखिए नवाब कंपनी टसल ओवर ट्रांजिट ड्यूटी लेट टू द आउटब्रेक ऑफ वार बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम 1763। तो पारगमन शुल्क को लेकर नवाब कंपनी के झगड़े का स्टेशन में क्या हुआ, अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच में, मीर कासिम के बीच में क्या हो गया, आपका युद्ध जो है छिड़ गया। इंग्लिश गेन सक्सेसिव विक्ट्रीज एट कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरा, सूटी एंड मुंगेर। तो अंग्रेजों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में लगातार जो है जीत हासिल की। मीर कासिम फ्लैट टू अब्द एंड फॉर्मल कॉन्फिडेंसी विद द नवाब ऑफ अब्द शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड विद द व्यू टू रिकवर बंगाल फ्रॉम द इंग्लिश। तो इसमें क्या होता है कि मीर कासिम अब कहाँ भाग जाते हैं, अब्द या अब्द में जो भाग जाते हैं और बंगाल को अंग्रेजों से पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, अब्द के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ जो है एक संघ बना लेते हैं। दी बैटल युद्ध। तो देखिए कमांड जो आर्मीज होती है मीर कासिम, नवाब अब्द एंड शाह आलम सेकंड की, ये जो है अंग्रेजों से जो हार जाती है अंडर द मेजर मोटर हेक्टर एट द बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। ये डेट आपने याद रखी है, बक्सर के युद्ध की जो है डेट है, तारीख है 22 अक्टूबर 1764। तो मीर कासिम, अब्द नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को जो है मेजर हेक्टर मुनरो जो है के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना 22 अक्टूबर 1764 को उतार देती है। पूरी की पूरी जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। तो देखिए ये जो युद्ध होता है ये काफी करीबी मुकाबला होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं आपके अंग्रेज जो जीत जाते हैं। इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वाज शॉर्ट बट डिसिसिव। तो देखिए मीर कासिम के खिलाफ अंग्रेजी अभियान छोटा था लेकिन निर्णायक था। The importance of this battle lay in the fact that not only the Nawab of Bengal but also the Mughal Emperor of the India was defeated by English। तो देखिए इस युद्ध का मतलब ये था कि ना केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के जो मुगल सम्राट थे ये भी जो है इस युद्ध में क्या हो गए थे, अंग्रेजों से हार गए थे। द विक्ट्री मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्थर्न इंडिया एंड कंटेंडर फॉर द सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। तो इसने क्या कर दिया, इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर प्रभुत्व का जो है दावेदार बना दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है देखिए आपका जो है बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था और बैटल ऑफ बक्सर में आपने ध्यान रखना आपके मेजर हेक्टर मुनरो आप ध्यान रखना, दोनों में याद रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव एक बार जान लीजिए। तो देखिए सर्वे ऑफ द स्पीड ऑफ ब्रिटिश रूल कैनॉट बी कंप्लीट विदाउट द रेफरेंस टू द रॉबर्ट क्लाइव हु जॉइंड द आर्मी आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द क्लर्क पोस्ट। तो ब्रिटिश शासन के काल का सर्वेक्षण रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ के बिना पूरा नहीं हो सकता, जो क्लर्क के पद से इस्तीफा देने के बाद क्या हो गए थे, सेना में शामिल हो गए थे। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में जो इन्होंने जो महत्वपूर्ण निभाई थी। ही मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1760 एंड 1765 टू 1767। तो 1757 1760 तक और फिर 1765 1767 तक 2 बार बंगाल का राज्यपाल इनको जो बनाया गया था। ही एडमिनिस्ट्रेटेड बंगाल अंडर द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम टिल हिज रिटर्न टू इंग्लैंड वेयर ही एलिजिबली कमिटेड सुसाइड इन 1774। तो उन्होंने इंग्लैंड लौटने तक दोहरी सरकार प्रणाली के तहत बंगाल का प्रशासन किया, जहां उन्होंने 1774 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। दोहरी सरकार प्रणाली क्या थी कि एक तरफ कंपनी की सरकार चल रही है और दूसरी तरफ किसी सरकार चल रही है, नवाब की सरकार चल रही है। तो देखिए आफ्टर द बैटल मीर जाफर वाज मेड इन नवाब इन 1763 व्हेन रिलेशन बिटवीन द मीर कासिम एंड कंपनी बिकेम स्ट्रेंड एग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर बुर्दवान एंड चिटगांव टू द इंग्लिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी। तो देखिए लड़ाई के बाद क्या होता है, मीर कासिम और कंपनी के बीच संबंध
तनावपूर्ण होने पर मीर जाफर जी 1763 में नवाब बना दिया गया था। तो देखिए 1763 में किसको नवाब बना दिया गया था? मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। अपनी सेना के रखवाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेजों को सौंपने पर जो सहमत हो जाते हैं। द इंग्लिश वर आल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल एक्सेप्ट फॉर द ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सोल्ट। तो नमक पर 2% शुल्क को छोड़कर अंग्रेजों को बंगाल में क्या होता है? शुल्क मुक्त व्यापार करने की जो अनुमति मिल जाती है। आफ्टर दैट मीर जाफर ही सन Najimuddin-Daulah was appointed a Nawab, but the real power administration lay in the hands of the Naib Sudar, who could be appointed or dismissed by the English. तो मीर जाफर की मृत्यु के बाद क्या होता है? उनके जो नाबालिग जो बेटे होते हैं नजीमुद्दौला को नवाब नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन की वास्तविक शक्ति जो है नायब सूबेदार के हाथों में थी। और नायब सूबेदार को कौन नियुक्त करते हैं? अंग्रेज ही नियुक्त करते हैं। और उनको बर्खास्त भी कौन ही कर सकते थे? अंग्रेज ही बर्खास्त कर सकते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण आगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। तो रॉबर्ट क्लाइव कन्वर्टेड टू इंपोर्टेंट ट्रीटीज एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765। तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है 1765 में 2 इंपोर्टेंट ट्रीटीज रॉबर्ट क्लाइव जो कंक्लूड करते हैं, 2 संधियां कंक्लूड करते हैं। वन विद इन नवाब ऑफ अब्द शुजाउद्दौला एंड अदर विद मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो नवाब शुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अब्द थे, इनके साथ देखिए कौन कौन सी संधियां होती हैं। तो पहली होती है कि ये सेंडेड करते हैं इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम सेकंड। तो इलाहाबाद और कारा को मराठा शाह आलम द्वितीय को जो सौंप दिया जाता है, किसको दे दिया जाता है? शाह आलम सेकंड कौन है? मुगल एम्परर। तो मुगल एम्परर को आपके इलाहाबाद और कारा दे दिया जाता है। पे रुपीज 50 लाख टू कंपनी एज वार इंडेमनिटी। तो कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान जो किया जाता है। गी बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज एसेट। तो बनारस के जमींदार जो होते हैं बलवंत सिंह, उनको संपत्ति का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। अब देखिए शाह आलम सेकंड के साथ क्या होता है? शाह आलम सेकंड एग्री करते हैं, सहमति करते हैं। शाह आलम द्वितीय जो इस बात पर सहमत होते हैं कि resided Allahabad to be ceded to him by the नवाब of under the company's protection। तो कंपनी के संरक्षण में अब्द में के नवाब द्वारा उन्हें सौंपे जाने वाले इलाहाबाद में जो है शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्परर है वहां पर जो है रहने के लिए जो है सहमत हो जाते हैं। इशू फरमान ग्रांटिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी लो एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपए। तो 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर ये जो कर इकट्ठा कर सकते हैं, भू राजस्व भी इकट्ठा कर सकते हैं। और प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी रिटर्न फॉर द निजामत फंक्शन मिलिट्री डिफेंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस ऑफ द साइड प्रोविंस। तो उक्त प्रांतों के निजामत कार्य, सैन्य रक्षा, पुलिस और न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। अब देखिए अब्द क्या क्या होता है? अब्द को ये अपने अंडर क्यों नहीं करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाली भी सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है कि क्लाइव डिड नॉट वांट टू एनेक्स द अब्द बिकॉज़ इट वुड हैव प्लेस्ड द कंपनी अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एन एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर फ्रॉम अफगान एंड मराठा इन्वेजन। तो क्लाइव अब्द पर कब्जा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कंपनी पर अफगान और मराठा आक्रमण के एक विस्तृत भूमि सीमा की रक्षा करने का दायित्व उनके ऊपर आ जाएगा। ट्रीटी मेड द नवाब अ फर्म फ्रेंड ऑफ द कंपनी एंड टर्न अब्द इनटू अ बफर स्टेट। तो संधि ने नवाब को क्या कर दिया? कंपनी का पंगा मित्र बना दिया और अब्द को एक बफर स्टेट में बदल दिया। तो देखिए ये आपका अब्द है। अब्द के यहाँ जैसे जो क्या आपका इनकी टेरिटरी है बंगाल। तो अब देखिए जो भी मराठास हैं या जो अफगान से जो अटैक करेंगे वो किसके ऊपर अटैक करेंगे? पहले अवध के ऊपर। तो अवध को क्या कर दिया? एक बफर स्टेट रख लिया, यानी कि पहले इसके ऊपर अटैक होगा तो अपने आप को एक बफर स्टेट रख के जो इन्होंने जो प्रोटेक्ट कर लिया। तो बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि अपने आगे कोई ऐसी टेरिटरी रख देना किसी और के दिन, एक बफर स्टेट के रूप में कि वो हमारा फ्रेंड है, अगर कोई दुश्मन आएगा तो पहले उनसे लड़ेगा, उसके बाद वो हम तक पहुंचेगी। तो एक बफर स्टेट इन्होंने जो अवध को बना दिया। Mir Qasim did that from Nawab of Bengal spent the rest of his life in abject misery as a homeless veteran and died in June 1770 में। तो बंगाल के अब दस्त जो नवाब थे मीर कासिम ने अपना शेष जीवन जो है एक बेघर जो है वेंडर के रूप में जो है पति के रूप में जो है अत्यंत कष्ट में जो बिताया, और जून 1770 में जो उनकी जो मृत्यु हो गई। अब देखिए बात करेंगे ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765-72। तो आफ्टर द बैटल बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। तो देखिए बक्सर लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी? बंगाल की वास्तविक जो है आपकी क्या बनेगी? स्वामी बनेगी। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल ऑफ टू कंपनी एंड नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या किया गया? बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की गई, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों का शासन था। इन बंगाल सॉरी इन विच बोथ दीवानी दैट इज कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड निजामत दैट इज पुलिस कस्टडी फंक्शन कमिटेड कंट्रोल ऑफ कंपनी। और यहाँ पे क्या था कि दीवानी यानी कि राजस्व एकत्र करना और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों जो है कंपनी के नियंत्रण में थे। तो देखिए ड्यूल सिस्टम लेड टू बी एन स्टडी ब्रेकडाउन एंड प्रूव डिजास्टर टू पीपल ऑफ बंगाल। तो देखिए जो दोहरी जो प्रणाली थी कि नवाब भी राज करेगा कंपनी भी राज करेगी, तो ये दोहरी जो व्यवस्था थी के कारण क्या होगी? प्रशासनिक व्यवस्था खराब होगी और ये बंगाल के लोगों के लिए क्या हुई? विनाशकारी जो साबित हुई। neither the company nor the नवाब cared for the administration and public welfare, one nation did away with the dual system 1772। तो क्या हुआ? ना तो कंपनी और ना ही नवाब को प्रशासन और सार्वजनिक कल्याण की परवाह थी। तो 1772 में क्या हुआ? वन नेस्टिंग ने दोहरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं राइज ऑफ हैदर अली। तो हैदर अली बिकम द डिफेक्टो रूलर ऑफ मैसूर इन 1761। तो हैदर अली 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बने। हैदर अली टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच टू सेट अप एन आर्म्स फैक्ट्री एट दिंडीगुल नाउ इन तमिलनाडु। तो हैदर अली ने क्या किया? फ्रांसीसियों की सहायता से क्या किया? तमिलनाडु के डिंडीगुल में जो है हथियारों का कारखाना जो स्थापित किया, और ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग टू हिज आर्मी। और इसके साथ साथ जो अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए पश्चिमी तरीकों की भी शुरुआत की। Recovering from the defeat at Panipati, Marathas under Madhava attacked Mysore and defeated Hyder Ali in 1764, 1771। तो देखिए पानीपत में अपनी हार के उभरते हुए माधव राय के नेतृत्व में मराठों ने क्या किया? मैसूर पर हमला किया और 1764, 1771 में हैदर अली को क्या किया? हराया। टू बाई पीस हैदर अली had to give them large sum of money, but after Madhava death in 1772, हैदर अली defeated the Marathas a number of times during 1776 and recouped all the territories he had previously lost besides capturing new areas। तो इसके बाद देखिए क्या होता है?
1772 में माधवराय की मृत्यु के बाद हैदर ने 1734 से 76 के दौरान कई बार मराठाओं पर आक्रमण किया और नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के अलावा वे सभी क्षेत्रों को भी पुनः प्राप्त कर लिया जो उन्होंने पहले खोए थे। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ? 1787 से 69। तो द निजाम दी मराठा से इंग्लिश लाइट टुगेदर अगेंस्ट हैदर अली। क्या था कि निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा और अंग्रेज जो है इन्होंने क्या कर दिया, निजाम मराठा अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली के खिलाफ जो है एक साथ जो है गठबंधन बना लिया। कोर्स ऑफ बार की बात करें तो बार कंटिन्यू फॉर ईयर एंड हाफ विदाउट एनी कंक्लूजन। तो युद्ध जो है बिना किसी निष्कर्ष 1.5 वर्ष तक चलता रहा। हैदर चेंज स्ट्रेटजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ द मद्रास। तो हैदर ने एकदम से अपनी जो रणनीति बदल दी और अचानक मद्रास के द्वार में जो सामने आ गए। There was a complete chaos and panic at the Madras, forcing the English to conclude a very humiliating treaty with Hyder on April 4, 1769, Treaty of Madras। तो देखिए मद्रास में पूरी तरह से जो है एक अराजकता और दहशत का जो है माहौल था, जिसमें अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को जो हैदर के साथ जो है एक बहुत ही अपमानजनक संधि के लिए जो मजबूर होना पड़ा, मद्रास की संधि। तो ध्यान रखना 4 अप्रैल 1769 को कौन सी संधि साइन होती है? आपकी मद्रास की संधि। द ट्रीटी प्रोवाइडेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द प्रिजनर्स एंड म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ द कन्क्वेस्ट। तो संधि में कैदियों की अदला बदली और विजय की पारंपरिक बहाली का प्रावधान था। हैदर अली वाज प्रॉमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। हैदर अली को किसी अन्य शक्ति द्वारा हमले किए जाने की स्थिति में अंग्रेजों की मदद का वादा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1782 84। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।